हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट 2020, जिसमें एक राउंड होता है सूडो कोड। ठीक है, जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिसमें कोई कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता। ठीक है, लेकिन सूडो कोड क्या होता है कि छोटे छोटे कोडिंग के पार्ट होंगे जिनका में आउटपुट बेस्ड होगा या फिर किसी में कुछ एरर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे इसमें। आने इस वीडियो में और आने वाली इससे 3-4 वीडियो में, ठीक है, हम लोग सिर्फ कैपजेमिनी के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे जो सूडो कोड पूछे जाते हैं उन पे बात करने वाले हैं। द फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी फ्रॉम इजी टू हार्ड। तो आज हम ऑलमोस्ट इजी प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन आने वाली नेक्स्ट 3 से 4 वीडियोज़ में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम थोड़े मीडियम एंड देन हार्ड लेवल पे देखेंगे। एंड ऑलमोस्ट हम हर एक टाइप कवर कर लेंगे सो दैट कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सूडो कोड को करने में। ठीक है, थोड़ा अटपटा राउंड होता है यार ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे भी पूछ लेता है, बस बहुत क्लोजली हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव पिक्ड टुडे इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक है यार, देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है, देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप चला रखा है, इनकी वैल्यू स्टार्ट कर रखी है 3 से। यार एक बात बता दूं, यहाँ पे कभी भी प्रॉपर सिंटेक्स नहीं होता। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, बट व्हेन यू विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन विद इन अ मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सामने मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एंड इसको देखते हैं। स्टार्ट कर रहा है, एक इंटीजर ले रखा है n एंड n की वैल्यू 3 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इनिशियली n इज 3। n की वैल्यू 3 के लिए क्या होगा, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा 3 को। परफेक्ट। नाउ n इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले 3 थी, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब क्योंकि इटरेशन एक खत्म हुआ है तो n की वैल्यू फॉर लूप की भी एक डिक्रीमेंट होगी। अल्टीमेटली n की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, n की वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, तो वापस से अब जाएगा। ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, प्रिंट करेगा 1 को। एंड आफ्टर दैट n की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेगा, n विल बी 0। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब n की वैल्यू 0 हो चुकी है इस पर्टिकुलर लाइन पे, बट ये फोर लूप एंड होने के बाद यहाँ पे भी एक डिक्रीमेंट होगा, n विल बी -1। एंड फिर कभी भी n की वैल्यू 0 हो ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इनफाइनाइट लूप, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो पाएगी, 0 से कम हो जाएगी और इनफाइनाइट लूप मेरे पास चलेगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम नाउ। यहाँ पे एक फंक्शन मेरे को पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। दो इनपुट दे रखे, a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू 9। एक फंक्शन कॉल कर रखा है उन दोनों इनपुट्स पे। इट हैज़ कॉल्ड अ फंक्शन ऑन 8 एंड 9। ठीक है, इस फंक्शन में देखते हैं क्या चलता है। इफ़ a इज़ लेस देन b, ऑब्वियसली 8 इज़ लेस देन 9, तो इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो फंक्शन कॉल कर रहा है उसको रिवर्स करके। ठीक है, 9 ए बी को रिवर्स करके बी और ए पे कॉल कर दिया फंक्शन को। ठीक है, वापस से जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो नाउ ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी पूछा, कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स इफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब 8 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो किसको रिटर्न कर दे, 9 प्लस उसी फंक्शन को रिटर्न कर रहा है वापस से 9 और 7 पे। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली अगेन यही चीज़ की कॉल होगी। अगेन 9 इज़ नॉट लेस देन 7, तो कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी। ये वाली कंडीशन रन करेगी मेरे पास। अगेन इट विल कॉल f ऑफ 9 एंड 6। अब यही वाली कंडीशन यार चलती रहेगी। f ऑफ 9 एंड 5 पे कॉल करेगा। ठीक है, ये किस पे कॉल करेगा, f ऑफ 9 एंड 4 पे कॉल करेगा। ठीक है, ये किस पे कॉल करेगा, 9 प्लस f ऑफ 9 एंड 3 पे कॉल करेगा। ठीक है, f ऑफ 9 3 वाला किस पे कॉल करेगा, इसको यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसको कॉल करेगा, 9 प्लस f ऑफ 9 एंड 2 को कॉल करेगा। ये किसको कॉल करेगा, 9 प्लस f ऑफ 9 एंड 1 को कॉल करेगा। ये किसको कॉल करेगा, 9 प्लस f ऑफ 9 एंड 0 को कॉल करेगा। एंड जब इस कंडीशन पे देखो, इस कंडीशन पे 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 0। मीन्स दिस फंक्शन विल इज गोइंग टू रिटर्न 0। 9 प्लस 0 इज गोइंग टू बी 9, 9 प्लस 9 इज गोइंग टू बी 18, and 18 plus 9 is going to be 27। ठीक है, 27 and 9, 27 and 9 इज, ये मैंने यहाँ पे रिपीट करके लिखा था। इसकी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे। 27 प्लस 9 इज गोइंग टू बी 36, तो यहाँ पे 36 रिटर्न होगा। 36 प्लस 9 45 रिटर्न होगा। ठीक है, 45 प्लस 9 54 रिटर्न होगा।
एंड 54 प्लस 9 मेरे पास 63 रिटर्न होगा, एंड 63 प्लस 9 मेरे पास 72 रिटर्न होगा, एंड देन ये फंक्शन इसी को कॉल करा था तो ये 72 इसको रिटर्न करेगा, एंड फाइनल द आंसर विल बी 72. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम्स. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो फिर से देख लेना यार. सो एक प्रॉब्लम है, कैरेक्टर की वैल्यू बी ले रखा है इसने. ठीक है, सो सी एच की वैल्यू इसने बी मान रखा है, एंड बोल रहा है जब तक कैरेक्टर की वैल्यू बी से अगर बड़ी है और कैरेक्टर की वैल्यू जेड से छोटी है तो कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करते रहो. अब यहाँ पे कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करना है कि उसके स्काई वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है और जेड तक जाएगा, बी से स्टार्ट हो रहा है और जेड तक जा रहा है, मीन्स अगर बी मेरे पास फर्स्ट इटरेशन थी तो जेड मेरे पास 25th इटरेशन होगी, क्योंकि ए अगर 1 होता तो जब जाके जेड मेरा 26 होता, बट बिकॉज बी से स्टार्ट हो रहा है तो जेड मेरे पास 25th होगी. दैट्स वाई द आंसर इज 25. सो इसमें यही पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 25. ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, सिंपल है बहुत. ठीक है, वी आर जस्ट डूइंग द ईजी प्रॉब्लम्स फॉर नाउ, बट वी विल बी मूविंग टू द हार्ड प्रॉब्लम्स एज वेल. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी है प्रॉब्लम है. सो इफ़ यू आर फेमिलियर विद द बाइनरी सर्च ट्री एंड ट्री एज वेल, सो इस प्रॉब्लम को आप लोग ईजिली कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, सो बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि रूट नोड से इसके लेफ्ट में सारी इससे छोटी नोड होंगी, एंड रूट नोड से राइट में उससे सारी बड़ी नोड्स होंगी. ठीक है, और ये हर एक नोड पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री. तो यार मैं देखो खुद से सोचो, जब तक रूट का लेफ्ट नल नहीं हो जाएगा, मान लो मैं इस नोड पे आकर के जब तक मैं इसका लेफ्ट नल नहीं हो जाएगा तब तक मैं इधर से मूव करता रहूँगा. सो अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे को रूट नोड मिल रहा है तो रूट का लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो मैं रूट को लेफ्ट बनाता रहूँगा, रूट के लेफ्ट को रूट बनाता रहूँगा, एंड फाइनली जब रूट का जिस पर्टिकुलर रूट का लेफ्ट मेरे को नल मिल जाएगा तो उसी रूट का मैं आंसर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार इटरेट करने की बात करूँ, अगर मैं इटरेट करने की बात करूँ तो लेट्स कंसिडर लेट्स सपोज 9, 7, यस सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 5 है, यहाँ पे लेट्स सपोज जो है 8 है. ठीक है, तो एप्लीकेबल हो रहा है, और अभी मान लेते हैं हम इस पे है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 5 को रिटर्न करना है, ऑब्वियसली द मिनिमम एलिमेंट इज़ 5 ईयर. सो 5 को रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना है, जिस रूट पे मैं हूँ मुझे उसका लेफ्ट चेक करना है. अगर वो नल नहीं है तो मुझे वापस से उसके रूट के लेफ्ट को रूट बना देना है, तो मैं अगली बार यहाँ आ जाऊँगा. वापस से मेरे को क्या करना है, अगर इसका लेफ्ट नल नहीं है, अगर इसका लेफ्ट नल नहीं है तो वापस से मैं इसको क्या बना दूंगा, रूट बना दूंगा. अब क्योंकि इसका लेफ्ट नल हो गया है, ठीक है, तो वाइल लूप मेरा क्या चल रहा था कि जब तक रूट का लेफ्ट नल नहीं है जब तक तो मैं लेफ्ट करूंगा, जैसे ही मेरे पास इसका लेफ्ट नल मिल जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा लूप के और मैं रूट का डेटा प्रिंट कर दूंगा. तो करंटली मैं इस रूट पे हूँ तो मेरे को 5 रिटर्न कर देगा ये. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी जस्ट कैलकुलेटेड द आंसर ऑफ द मिनिमम. अगर मैक्सिमम पूछता तो इसमें आई थिंक ये वाला हमारा कोड काम कर जाता है. तो जब तक रूट का राइट नल नहीं है हम तो रूट का राइट में मूव करते रहेंगे, एंड जैसे ही रूट का राइट नल होगा तो हम रूट का डेटा रिटर्न कर देंगे वहाँ से. तो अगर मैक्सिमम पूछता तो हमारे पास ये वाला कोड एप्लीकेबल होता. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. इस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू रिटर्न होगी ये हमें देखना है. ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे काम करेगा ये. सो यहाँ पे मेरे पास कॉल हो रहा है फंक्शन n की वैल्यू 6 के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है. सो f ऑफ 6 विल कॉल, बिकॉज 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो इसको कॉल कर देगा. सो कॉल करेगा इस पर f5 प्लस f ऑफ 5 कॉल करेगा. f ऑफ 5 अगेन 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो इट विल कॉल f ऑफ 4, एंड f ऑफ 4 किसको कॉल कर देगा फिर 3 प्लस f ऑफ 3 को कॉल कर देगा. f3 किसको कॉल करेगा 2 प्लस f ऑफ 2 को कॉल करेगा. f2 किसको कॉल करेगा 1 प्लस f ऑफ 1 को कॉल करेगा. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि f ऑफ 1 कॉल कर रहा है तो 1 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न 0. सो 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6. ठीक है, 6 प्लस 4 10, एंड 10 प्लस 5 15. सो f ऑफ 6 इज गोइंग टू रिटर्न 15. सो द आंसर इज 15. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay, so the next problem is, assume that objects of the type short, float and long occupy 2 bytes, 4 bytes and 8 bytes respectively. The memory requirement for variable t ignoring alignment consideration is.
सो कह रहा है कि एक पीस ऑफ कोड दे रखा है एंड उसमें शॉर्ट, फ्लोट एंड लॉन्ग के लिए मेमोरी स्पेस बता दिया है कि इतना इतना मेमोरी के अंदर स्पेस लगता है। तो मुझे अब इस पर्टिकुलर कोड के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट बतानी है कि कितना लगेगा। ठीक है, तो यार पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि यूनियन और स्ट्रक्ट में सम ऑफ ऑल मेमोरीज होता है एंड यूनियन में मैक्सिमम जिसका भी मेमोरी होता है यूनियन की वही मेमोरी होती है मैक्सिमम। ठीक है, सो अगर आप लोग को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो जस्ट गो टू गूगल एंड सी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, कि स्ट्रक्चर यूनियन से क्या डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो क्योंकि ये शॉर्ट वाला एरे स्ट्रक्ट का पार्ट है एंड इसने बताया कि शॉर्ट एरे जो है 2 बाइट का स्पेस लेता है, बिकॉज इसका साइज़ 5 है तो एक साइज़ का 2 बाइट लेगा तो 5 साइज़ का 10 बाइट लेने वाला है। ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10 टिल हियर। नाउ द यूनियन इज देयर। सो यूनियन के लिए बोल रहा है फ्लोट वाई एंड लॉन्ग जेड। अब वही मैं बोल रहा हूँ कि यूनियन के केस में यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ऑल होता है। ठीक है, सो फ्लोट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोट मेरे पास 4 बाइट्स ले रहा है एंड लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग के लिए क्वेश्चन ने बोला है 8। ठीक है, इट मीन्स द मेमोरी साइज ऑफ दिस यू, इस यूनियन का जो मेमोरी साइज होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है 8। ठीक है, एंड इस टी का जो साइज होने जा रहा है वो होने जा रहा है मेरे पास 10. So the answer is going to be 18. 18 will be the final answer because T इस यूनियन का पार्ट है तो पहले मुझे इस यूनियन का कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन द आंसर विल बी 18. ठीक है, यहाँ पे आंसर 18 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जस्ट गो टू गूगल एंड सी द डिफरेंस। सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, हम एक फंक्शन दे रखा है स्वैप नाम का विच एक्सेप्ट्स 2 इंटीजर्स एंड इट डू सम कैलकुलेशंस। और ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आप वो लोग बहुत फैमिलियर है उससे। ठीक है, तो ये स्वैपिंग कर रहा है, इन 2 इंटीजर्स को स्वैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, ये फंक्शन दे दिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मुझे कॉल करना पड़ेगा इन x एंड y की। ध्यान से समझो, यहाँ पे इसने x एंड y बोला है, इसने x एंड y बोला है, लेकिन यहाँ पे a और b है, x एंड y तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। इट मीन्स वो x एंड y किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, मेन के अंदर जो उसने x एंड y को इनिशियलाइज करा है, ये x एंड y उनको रेफर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो a एंड b है। ठीक है, तो x अगर वो बोलता सिर्फ a और b की वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए तो आंसर हमारे पास ये हो सकता था। आंसर हमारे पास ये हो सकता था कि मैं स्वैप फंक्शन कॉल कर देता इस a और b की वैल्यू पे और उनको यहाँ पे प्रिंट करा सकता था। ठीक है, बट x एंड y बोल रहा है, इट मीन्स x एंड y वैल्यू कहाँ पे है मेरे पास, मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, सो आंसर यार ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप इसको x एंड y की वैल्यू बिना पॉइंटर्स के, बिना पॉइंटर एड्रेस भेजे कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है पास्ड बाय वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी द 4th वन। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ बोलता कि रेफरेंस करके हम कर सकते थे कि अगर हम स्वैप की वैल्यू को रेफरेंस पे कॉल करें और यहाँ पे वो एड्रेस एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे वो एड्रेस एक्सेप्ट करता, ठीक है, तो उस केस में हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी द 4th वन। स्वैप एक्स वाई कैन नॉट बी यूज्ड एज द पैरामीटर्स आर पास्ड बाय वैल्यू। ठीक है, एक्स एंड वाई पे ध्यान देना है यहाँ पे। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ठीक है यार, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सो द प्रॉब्लम नंबर 8 इज, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सो मुझे एक पीस ऑफ कोड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड एक पॉइंटर वेरिएबल दे रखा है जिसको मैंने डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, एंड मैं उसको एक 5 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यार पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप लोग कोई पॉइंटर का वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो या मतलब डिक्लेयर करते हो तो उस केस में वो पॉइंटर हमेशा किसी को पॉइंट करता है। ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उस पॉइंटर की वैल्यू जिसको वो पॉइंट कर रहा है वहाँ पे चेंज कर सकते हो ऐसे करके। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉइंटर जो आपने डिक्लेयर करा है ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होता कि पॉइंटर जो मैंने डिक्लेयर करा ये किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता और फिर आप इस पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करते 5, तो इस ए वैल्यू की वैल्यू चेंज हो जाती। बट यहाँ पे ये पॉइंटर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है और मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन दैट केस ये एरर मार देगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो रन टाइम एरर होगा। ठीक है, तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यार अच्छे से कर लो। ठीक है, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और ठीक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो नॉर्मल है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट वो एक बार देख लो, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो द प्रॉब्लम नंबर 9 इज, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे एक बढ़िया सा सवाल दे रखा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है,
तो बोल रहा है इसने x एक इनिशियल एक x डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, y को डिफाइन भी कर रखा है, z को भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है 5 5। नाउ एक अगर लेट मी टेल यू पीपल द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ है इसका, इस प्रॉब्लम का क्रक्स जितना भी है इस स्टेटमेंट के अंदर है। यहाँ पे क्या है ना, मैं लेट मी टेल यू कि कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, मीन्स दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है। ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा। अब आप लोग को पता है कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा मुझे 1 या फिर 0 वैल्यू रिटर्न करता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू सो इट विल ऑलवेज रिटर्न 1 एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल ऑलवेज रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, y मेरे पास 5 है, y मेरे पास 5 है, z मेरे पास 5 है। सो व्हेन आई विल कंपेयर y इज इक्वल्स टू z, सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। सो जो भी इनकी वैल्यू का कैलकुलेट करके मेरे पास वैल्यू मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी असाइंड टू x, so the x will be 1 here and in the next line I am printing x, so the answer is going to be 1, ठीक है। so इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से मुझे ये सीख मिल रही है जो मैं आप लोग को देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को एक बार प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन ईजी होगा लेकिन क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पे, ठीक है। तो उसकी टेबल को एक बार आप रेफर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम नंबर 10 एंड द लास्ट इज, सो गिवन अ पीस ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर रहा है साइज ऑफ फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहा है कुछ स्टेटमेंट को, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्लोर 360, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट की, तो साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट कभी भी परफॉर्म नहीं होता है, वो कभी भी प्रिंट नहीं करेगा कंसोल पे। व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी मेरे पास कैरेक्टर्स हैं उनका वो कैलकुलेट करेगा, उनको रिटर्न करता है वो, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, सो दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड is going to return the number of characters present in this particular string. So the number of characters present in this string are 9, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so the characters are 9. Now the problem is reduced to this size of 9, ठीक है। Now 9 is an integer, 9 एक integer value है, so the size of int is nothing but 4. So the answer to this problem is going to be 4, ठीक है। So don't get confused with these statements, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस तरह के बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम फॉर लूप पे कुछ कैलकुलेट करने के लिए आता है या फिर कुछ रिकर्सिव प्रॉब्लम आती है तो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल, बट सूडो कोड में हमेशा प्रॉब्लम इस तरह की पूछते हैं, ठीक है। तो आने वाली 3 से 4 वीडियोज़ में हम 10-10 सवाल करेंगे और वो 10-10 सवाल एकदम यूनिक सवाल होंगे। इससे आपको एक बेटर सा एक्सपोजर मिल जाएगा कि कैसे कैपजेमिनी के सूडो कोड को फोड़ना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे एकदम बढ़िया से कराने की आप लोग को, ठीक है। एंड ठीक है, फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थोड़ा सा पढ़ लेना यार इसके बारे में, कुछ सीखी बेसिक चीज़ें पढ़नी है आप लोग को, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड बढ़िया से सवाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी 10 सवाल करेंगे, हर वीडियो में 10-10 सवाल करेंगे, ठीक है। ठीक है फिर यार, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।